कर लेते, कल की कक्षा को एक बार याद कर लेते हैं ना। तो कल हमने देखा कि सांख्य में सत्कार्यवाद के विषय में देखा हमने, सत्कार्यवाद की स्थापना कैसे, मतलब ये लोग कार्य सत है इस बात को किस प्रकार से 5 हेतु यानी 5 कारण देकर के उस बात को सिद्ध करते हैं, है ना। व्यक्त अव्यक्त का भेद देखे, फिर व्यक्त अव्यक्त और पुरुष में क्या अंतर है वो चीज देखी हमने, यही देखा ना कल, तो इतना ही भर देख पाए थे, है ना। तो अंतर बताया गया कि त्रिगुण विवेकी विषयी सामान्य चेतन प्रसव धर्मी व्यक्तम तथा प्रधानम तथा विपरीत तथा भगवान, ऐसा करके हमने देखा। तो उसमें उससे विपरीत जो था, ये त्रिगुणी अविवेकी विषयी ऐसा करके आपकी सृष्टि है। कौन है ऐसी आपकी पंडित? सृष्टि। आपकी, हाँ सृष्टि है आपकी। और इससे विपरीत जो धर्म वाला है वो कौन है पंडित? पुरुष है जी हाँ, है ना। पुरुष। ये बताए त्रिगुण, त्रिगुण तो सब लोग जानते ही होंगे, है बेटा। आप लोग यार ईयरफोन लगा के यदि बोलोगे तो ये आवाज वापस नहीं आएगी, ये जो इको हो रहा है ना, ये इको नहीं होगा। बिना ईयरफोन के बोल तो ईयरफोन लगा लो, हेड मतलब वो ईयरबड्स लगा लो, कुछ लगा लो, है। नहीं है तो एक काम करो, मुझे अपना एड्रेस और वो मैसेज करो, ठीक है। 1-2 दिन में जाकर के मार्केट से इकट्ठे 10-15 खरीद लाएंगे, तो सबको पोस्ट करते रहेंगे बैठ के, हम भेज देंगे, लेकिन यूज करो उसका, ठीक है। ठीक है, आप लोगों को सहजता रहेगी और ये डिस्टर्ब भी नहीं होगा, और लोग भी आपके आसपास वाले डिस्टर्ब नहीं होंगे। सामान्य सा 50-60-70-80 रुपए तक का आ जाता है। काम चलाओ टैब ले लो, एक कोई जरूरी थोड़ी ना महंगा लो। तो ये बात हमारी हो गई थी, इससे आगे अब हमने देखना है। अगली कारिका क्या है? प्रीत्य प्रीति विषादात्मका प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्थः अन्योन्य अभिभव आश्रय जनन मिथुन वृत्तयश्च गुणाः। एक बार जो भी कारिका कोई पढ़ना चाहता है वो पढ़ सकता है, अन्यथा मैं शुरू कर रहा हूँ। कोई पढ़ना चाहता है? महोदय हम पढ़े महोदय। पढ़ो। प्रीत्य प्रीति विषादात्मकः प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्थः अन्योन्य अभिभावाश्रय जनन मिथुन वृत्तयश्च गुणाः। चलिए, वो बात सीधी सिंपल सी बात कर रहे हैं, वन लाइनर में अवतरणी का एक बार देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कहाँ हम जा रहे हैं। अरे यहाँ तक आपने व्यक्त अव्यक्त पुरुष के जो साम्य वैषम्य थे उनको देख लिया, है ना। 11 नंबर कारिका में आपने व्यक्त अव्यक्त और पुरुष का जो साम्य वैषम्य था वो देखा, उससे पहले 10 नंबर कारिका में आपने व्यक्त अव्यक्त में जो साम्य वैषम्य था वो देखा। बोले उसके बाद इससे पूर्व यानी जो 11 नंबर कारिका थी उसमें त्रिगुण विवेकी विषय ऐसा करके त्रिगुण की चर्चा हुई थी, ना त्रिगुण की। तो वहीं से उठा रहे है ना। प्रथम बार प्रयुक्त जो गुण पद है उस गुण पद की व्याख्या करते हुए कि वास्तव में गुण है क्या, वो गुण कैसा है, क्या है, उसके विषय में उसको एक्सप्लेन किया जा रहा है। क्या कह रहे हैं? तो क्या बोले? प्रीति अप्रीति विषादात्मक प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्थ अन्योन्य अभिभव अन्योन्य आश्रय अन्योन्य जनन अन्योन्य मिथुन वृत्तयश्च गुणाः, ये गुण होता है। अरे यार एक मिनट, जय श्री राम, जय श्री राम। लोग उसका गलत लाभ उठाने लग जाते हैं। चलिए, तो ये बात हुई हमारी, है ना। तो बता रहे क्या कह रहे हैं भैया, ये जो सत्व रज तम 3 गुण है हम लोग सब जानते हैं। त्रिगुण की जो बात हुई थी, कौन कौन गुण है वह? सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। सत्व गुण है, रजोगुण है, और कौन सा बेटा? तमोगुण। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब ये सत्व रज जो गुण है क्रमशः ये गुण कैसे हैं? ये गुणाह, गुणाह करके उन्हीं को लेना है, सत्व रज तम को, ठीक है। ये कैसे हैं पंडित? ये कैसे है? बोले प्रीत्यात्मक, प्रीति स्वरूप है, प्रीति मतलब सुख स्वरूप है। अप्रीत्यात्मक, अप्रीति मतलब प्रीति का विपरीत, अप्रीत मतलब दुख स्वरूप है ना। विषादात्मक अर्थात विषाद देने वाला कौन है? मोह स्वरूप है, ठीक है। ये जो सत्व रजतम गुण है ये तीनों कैसे हैं? सुख देने वाले हैं, सुखात्मक है, दुखात्मक है और मोहात्मक है, ठीक है। ऐसे स्वरूप वाले ये होते हैं। इतनी तो क्लियर है बात? ऐसे स्वरूप वाले तीनों का स्वरूप है, ठीक है। सत्व गुण कैसा है पता पड़ गया, प्रीत्यात्मक है। रजोगुण कैसा है? अप्रीत्यात्मक है ना। और तमोगुण कैसा है पंडित जी? विषादात्मक है। तो इसमें समस्या ही नहीं, क्लियर है।
है ना। अब इनके जो व्यवहार है, इनके जो कार्य है वो कैसे हैं, इनके कार्य भी तो है ना तीनों के, ये तो स्वरूप हो गए इनके। अब इनके कार्य कैसे हैं, मैं तो बोले प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्था, अर्थात सत्व गुण जो है वो क्या करता है पंडित जी, आगे आपको डायग्राम दिया होगा इन्होंने 110%, बहुत अच्छी पीडीएफ याद लगी है। तो सत्व वाला गुण, ये जो सत्व गुण है ये क्या करता है, वस्तुओं को क्या करने वाला है, इसकी प्रवृत्ति किसमें, इसका कार्य क्या है, वस्तुओं को क्या करने वाला है, या प्रकाशित करने वाला है, इसका काम है प्रकाशन करने का। ठीक है जी पंडित जी, ये क्या करता है सत्वगुण, प्रकाशित करता है, ठीक प्रकाशित है। करता है। हाँ, सत्वगुण है ना। और आपका दूसरा आ जाता है सेकंड नंबर पे कौन, दूसरा कौन आ जाता है, जल्दी रजो फटाफट फटाफट फटाफट। रजोगुण। ये क्या करता है, ये क्या करता है, प्रवृत्ति करता प्रवर्तन। प्रवृत्ति, प्रवृत्ति क्या होती है, सर प्रवर्तन। हाँ, क्या करने वाला है पंडित जी, प्रवर्तन करने वाला है, ठीक है। ये क्या करने वाला है रजोगुण आपका, प्रवर्तन प्रवर्तन। हाँ है ना, प्रवृत्ति कराने वाला विषयों में, ठीक। और तमोगुण कैसा है, नियंत्रित करने वाला, नियंत्रण रखने वाला। बात समझ में आ गई, जब आगे आप पढ़ोगे तो और अच्छे से एक्सप्लेन होती चली जाएंगी चीजें, ठीक है। अब ये कैसे, ये जो कार्य करते हैं, ये जो है ना, ये परस्पर कैसे कार्य करते हैं, परस्पर इनकी जो वृत्ति है वो कैसी है, मिथुन वृत्तयश्च, इनकी जो वृत्ति है ये ऐसा नहीं कि सत्वगुण अलग कार्य कर रहा है, रजोगुण अलग कार्य कर रहा है, तमोगुण अलग कार्य करता है, स्वभाव जरूर अलग अलग है इनके, है ना। एक प्रीत्यात्मक, अप्रीत्यात्मक, विषादात्मक, प्रकाशन करना, प्रवृत्ति करना, कार्य भी अलग है, स्वभाव भी अलग है, मतलब स्वरूप कार्य दोनों अलग अलग है, पृथक पृथक बेशक है, लेकिन ऐसा होने पर भी ये क्या करते हैं पंडित जी, परस्पर अन्योन्य, एक दूसरे के, अन्योन्य मतलब परस्पर, अन्योन्य मतलब परस्पर, है ना। अन्योन्य मिथुन वृत्तयः गुणः, अन्योन्य मिथुन वृत्ति होती है इनकी, अर्थात एक साथ मिल करके ये कार्य करने वाले होते हैं। कैसे करते हैं एक साथ, तो बोले कदाचित अन्योन्य अभिभव करते हैं, अर्थात परस्पर एक दूसरे का अभिभव करते हुए, है। ऐसा होता है कि कदाचित सत्व ऊपर रहता है, रजोगुण और तमोगुण को दबा देता है वो सत्वगुण, ठीक है। कदाचित रजोगुण ऊपर अधिक रहता है किसी के अंदर, सत्वगुण और तमोगुण को दबा दिया जाता है। कदाचित तमोगुण ऊपर रहता है और सत्वगुण और रजोगुण को दबा दिया जाता है, यही तो कंडीशन है। तो परस्पर एक दूसरे का अभिभव करते हैं, ठीक है, अर्थात एक दूसरे को अभिभूत दबाते हैं। बात समझ में आ गई, तो एक दूसरे का क्या बनते हैं, अभिभव। आवाज आ रही है मेरी, आ रही जी सर। है, हाँ, ठीक है। एक दूसरे को अभिभूत करते हैं, दबाते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, अन्योन्य अभिभव हो गया, अन्योन्य आश्रय, इस अन्योन्य का अन्वय सबसे के साथ कर ले रहे हैं, ठीक है, अभिभव हो गया, अन्योन्य आश्रय, एक दूसरे का आश्रय बनते हैं, ठीक है। सत्वगुण जो है वो रजोगुण और तमोगुण की सहायता से रहता है, अन्य दो उसकी सहायता से, ऐसे करके एक दूसरे के आश्रय बनते हैं, ठीक है। और कैसे होता है, अन्योन्य जनन, आश्रय हो गया, अन्योन्य जनन, है ना, एक दूसरे को उत्पन्न होने का, है ना, और एक एक दूसरे के साथ उत्पन्न होते हैं, ठीक है। ऐसे करके मिथुन वृत्ति, परस्पर मिथुन वृत्ति के साथ अर्थात साहचर्य के साथ हमें, है ना, मिल करके क्या करते हैं पंडित जी, ये जो गुण है आपके कार्य करते हैं, और ऐसे ये प्रीति अप्रीति इत्यादि स्वभाव वाले होते हैं, अर्थात अकेला नहीं रहता ये। तो बात समझ में आ गई, आपसे पूछा प्रश्न कैसे बनेगा, इसमें प्रश्न का भी बता देता हूँ स्वरूप में फटाफट साथ के साथ में ना, ताकि कंफ्यूजन ना रहे। प्रश्न क्या बनेगा, प्रीत्यात्मक कौन है, अप्रीत्यात्मक कौन है, विषादात्मक कौन है, ठीक है। ये सीधा अलग अलग पूछ लिया जाएगा, आपसे मिलाने को दे दिया जाएगा, या फिर पूछ लिया जाएगा प्रीति अप्रीति विषादात्मक है कौन, त्रिगुण है, ठीक है। ये धर्म किनका है, त्रिगुणों का है, ऐसे पूछ लिया जाएगा। प्रकाश, ऐसे यहाँ पे प्रकाशक कौन है, प्रवृत्ति वाला कौन है, प्रवर्तन करने वाला, नियमन करने वाला कौन है, ऐसे अलग अलग पूछ लिया जाएगा, ठीक। या फिर आपसे एक साथ प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्था कौन, बोले त्रिगुणा। क्लियर है, समझ में आ गई बात। ये लाइन दे दी जाएगी आपको कि अन्योन्य अभिभव जनन आश्रय मिथुन वृत्ति किनकी होती है, तो किनकी होती है, त्रिगुणों की होती है। तो बात समझ में आ गई, तीन प्रकार से इससे प्रश्न बन सकते हैं, तीनों प्रकार मैंने आपको बता दिए। क्लियर है। चौथा ये बना सकते हैं कि पूरी कारिका उठा के दे दे, पूछ ले भैया किसके विषय में चर्चा हुई है इसमें, तो समझ में आ गया होगा सबको, आशा करता हूँ, ठीक है। जी हाँ। सबको क्लियर है भैया, जी सर। जी चले आगे अभी। जी देखिए दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, है ना, सत्व रज और तम गुण दिए हैं। सत्व कैसा है, सत्व का स्वरूप कैसा है पंडित जी, प्रीत्यात्मक है, अप्रीत्यात्मक वो आपका रजोगुण हो जाएगा, विषादात्मक,
आपका तमोगुण हो जाएगा। ठीक, उनके कार्य क्या है, अभी ये तो स्वरूप बता दिया जो मैंने बताया था आपको। कार्य क्या है उनके, प्रकाशन करना, प्रवर्तन करना और नियमन करना। ठीक है, और ये क्या करते हैं, अलग अलग कार्य नहीं करते। तो कैसे है, बोले परस्पर मिल करके तीनों मिलते हैं, दिख रहा है ना एरो बने हुए तीनों के, है ना। तीनों मिल करके क्या करते हैं पंडित जी, है ना। इनकी वृत्ति यानी इनका स्वभाव कैसा है, तीनों मिलकर के क्या करते हैं, बोले अभिभव आश्रय जनन मिथुन। तो इन्हीं के तीनों के अभिभव से, अर्थात एक का अभिभूत होता है और एक और दो को दबा देता है, एक अधिक हो जाता है ना। एक दूसरे का आश्रय बनते हैं, एक दूसरे को उत्पन्न करते हैं, नई नई चीजों को, है ना, परस्पर, है ना। ये त्रिगुण न रहे तो कुछ नहीं होगा पंडित। यदि हमारे आपके अंदर ये त्रिगुण न रहे तो आप रहेंगे क्या, यही तो कार्य कराते हैं। ठीक है, योगी से लेकर के भोगी तक या छोटे बच्चे से लेकर के बड़े व्यक्ति तक सबके अंदर ये त्रिगुण है, बस ये साम्य वैषम्य रहता है उनका। ठीक है पंडित जी, वही बात देखो कह रहा है, बहुत अच्छा कार्य किया जा सकता है, इसमें थीसिस लिखी जा सकती है पूरी। कह रहे सत्वरजतम इन तीनों गुणों को प्राय सभी दर्शनों में, है ना, जितने भी दर्शन है सब में स्वीकार किया गया है। समझ में आ गई बात, ठीक है जी। जी सर। देखो है ना, कारिका के अंत में गुणों के 4 स्वभावों का कथन किया गया है। कितने स्वभावों का कथन किया गया उसके अंतर्गत, 400। इसके 400 4 स्वभाव। कौन से 4 स्वभाव है भैया, स्वभाव कौन से 4 स्वभाव है भैया, कौन से 4 स्वभाव बोलो अभिभव फट से। आश्रय जनन और मिथुन। अभिभाव आश्रय जनन और मिथुन। अभिभव आश्रय जनन मिथुन। ठीक है, एक मिनट रुको। एक मिनट रुकना भाई। चलिए, है ना, तो ये कह रहे हैं प्रत्येक पद के साथ अन्योन्य एवं वृत्तया इत्यादि पद का प्रयोग करके करेंगे। कैसी वृत्ति होती है इनकी, तो भाई मैंने बताया था देखो आपको कि अन्योन्य अभिभव वृत्ति होती है इनकी, अन्योन्य आश्रय वृत्ति होती है, अन्योन्य जनन वृत्ति और अन्योन्य मिथुन वृत्ति। मैंने बताया था कि अन्योन्य का सबके साथ संबंध कर लेना है। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए, अग्रिम सूत्र आ जाता, अग्रिम आपकी कारिका आ जाती है। हम्म? अब उनके, ये तो आपने गुणों के विषय में जाना कि उनका स्वरूप क्या है ना, उनके कार्य क्या है, ये जाने आपने, उनकी वृत्ति कैसी है ये जाना ना आपने। वही कह रहे हैं गुरुओं के लक्षण, प्रयोजन एवं स्वभाव का उल्लेख के उपरांत, है ना, नामोल्लेख पूर्वक उनकी अन्य जो क्या विशेषता है उनकी, उनके विषय में अब एक एक करके बता रहे हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं उनके विषय में, तो कारिका पढ़िए तो पता पड़ेगा। देखो पढ़ो फटाफट से कारिका। आवाज आ रही मेरी, जी महोदय पढ़ो। तो सत्वं पढ़ो लघु फटाफट से। प्रकाशकम् इष्टम् उपष्टम्भकं जलं चरजः गुरुवर्णकमेव तमः प्रदीपवत् अर्थतो वृत्तिः। बात समझ में आ गई, कैसे हैं ये, अब तीनों को अलग अलग कर रहे हैं, एक एक करके डिस्क्राइब करेंगे। बोले तीनों की वृत्ति कैसी है, प्रदीपवत च अर्थतो वृत्ति। प्रदीपवत वृत्ति, अर्थतः, अर्थ को उठा के आगे रख लो, अर्थतः प्रदीपवत वृत्ति। इन तीनों की जो वृत्ति है कैसी है, प्रदीपवत। दीपक देखे हैं, प्रदीप मतलब दीपक, दीपक देखे हैं जी पंडित जी। महोदय। दीपक कैसा होता है, क्या क्या होता है उसमें, वर्तिका, तैल और अग्नि, 3 चीजें होती हैं। क्या यदि एक चीज न रहे तो जलेगा दीपक? हम्म, अरे वर्तिका, तैल और अग्नि, तीनों एक दूसरे की क्या है, दुश्मन है कि नहीं है। खाली यदि वर्तिका में अग्नि लगाई जाए तो जल के 2 मिनट में राख हो जाएगी, नहीं होगी। हम्म, बताओ, खाली तेल जल सकता है क्या, खाली अग्नि भी कितनी देर तक जलेगी। नहीं अगर सर। तीनों मिल जाते हैं तो क्या करते हैं, प्रकाशित करते हैं नहीं करते वस्तुओं को,
कितनी देर तक प्रकाशित करते हैं तीनों मिलते हैं जी। तो, है ना। ऐसे ही आपके तीनों गुण है ये। इसीलिए उन्होंने क्या कहा, प्रदीपवच्च अर्थतो वृत्ति ही। अरे यार, बार बार फोन, बार बार फोन। प्रदीपवच्च अर्थतो वृत्ति, इसी प्रकार से इनकी तीनों की जो वृत्ति है वो कैसी है, प्रदीपवत। अर्थतः वृत्ति प्रदीपवत, इनकी जो वृत्ति है वो कैसी है, अर्थतः मतलब प्रदीप पद है। प्रयोजनता, प्रयोजनता, प्रयोजन से, प्रयोजन के आधार पे। जैसा प्रयोजन होता है वैसे प्रयोजन के कारण ही। अरे ऐसे थोड़ी ना मिलेंगे बिना मतलब के। अब तेल बाती दिए और अग्नि को जला के रख दोगे बिना मतलब के, कब जलाते हैं आप, कब इनका संयोग करते हैं, कोई प्रयोजन होता है आपको वस्तुओं को प्रकाशित करना होता है, तब आप एकत्रित करते हैं और दीपक जलाते हैं पंडित। होता है नहीं होता ऐसा, बताइए। हम्म। जी। एवं भवती न वा, ऐसा होता है ना। हम्म। क्यों जी भवती। महाराज, भवती न एवं। तो वही बात कह रहा है वो भी, कह रहा है कि जब प्रयोजन होता है तो प्रयोजनता है, वह प्रयोजन से ही ये जो है आपके सत्व रजतम तीनों गुण जो है क्या करते हैं पंडित जी, बोले सत्वम, सत्व रजतम तीनों मिल करके प्रदीप अवध वृत्ति, प्रदीप के जैसा व्यवहार कर, दीपक के जैसा व्यवहार करता है अर्थात वस्तुओं को प्रकाशित करता है। कैसे, कौन कौन क्या क्या है, देखिए। कह रहे सत्वम लघु, जो सत्व गुण है सबसे पहले वो कैसा है, लघु है। लघु मतलब हल्का है, ठीक है, ज्यादा गरु नहीं, गरिष्ठ नहीं, हल्का है ना। और कैसा है, बोले प्रकाशकम, हम पीछे पढ़ के आए अभी। सत्व गुण कैसा हो गया पंडित, अब सत्व गुण है प्रकाशकम। लघु लघु स्वरूप वाला है, लघु स्वभाव वाला है। और कैसा है, वस्तुओं का प्रकाशित करने। प्रकाशक प्रकाशक है। है। इतनी बात हो गई। उसके बाद आ गया कौन पंडित आपका, बोले उपष्टम्भकम चलंच रजा, रजोगुण आ गया। सत्व के बाद कौन आ गया, रजो। रज। रजोगुण। हाँ, रजोगुण कैसा है पंडित, रजः, आवाज आ रही मेरी। आ रही हूँ। आ रही है जी सर। सखा रही है। रजोगुण कैसा है पंडित जी, उपष्टम्भकम चलम। उपष्टम्भकम चलंच रजः, है ना। और कैसा है ये, थोड़ा सा मतलब क्या बोल सकते हैं इसको, क्या बोलेंगे अभी हिंदी में इसको, भारी। चलम मतलब इसमें थोड़ी सी क्या रहती है, क्रियाशील, थोड़ा क्रियाशील सर। हाँ, हाँ ये कह सकते हैं, मतलब क्रियाशील। वो रहती है, क्रिया रहती है इसमें ना। क्या रहती है इसमें, क्रिया रहती है, ठीक है। क्रिया चलम है। मतलब चंचल है, चंचल है मतलब चलायमान है, ऐसा कह सकते हैं आप, चलायमान है, ठीक है पंडित जी, है ना। थोड़ा चलायमान है, आगे देखेंगे तो समझ में आएगा अभी, चलायमान है। और कैसा है पंडित जी, उपस्तंभक है। उपस्तंभक मतलब अभी पीछे पढ़ के आए आप, पीछे कारिका में पीछे पढ़ के आए ना, प्रवृत्त। प्रवर्तित करने वाला है, प्रवृत्ति करने वाला है ना। तो वही उपस्तंभक अर्थात जैसे कह सकते हैं इसको जैसे लाल कपड़े को देख करके वो, ये तो नहीं उत्तेजित। पता, नहीं कभी देखा नहीं, सुना है बस खाली। एक दूसरे को देख करके एक दूसरी चीज भड़क जाती है ना, यदि दो बैल को एक पास छोड़ दिया वो लड़ जाते हैं ना आपस में, वैसा है ये। उपस्तंभ मतलब उत्तेजित करने वाला है, कैसा है, उत्तेजित करना। हाँ उपस्तंभक मतलब उत्तेजित करने वाला है चीजों को, ठीक है। तो ये कैसा हुआ आपका, उपस्तंभक है, ठीक है पंडित जी, है ना। जी। और क्या कह रहे हैं, गुरु वर्णकमेव तमः, और तमोगुण कैसा है जी, तमोगुण कैसा है जी पंडित जी, गुरु, गुरु भारी। थोड़ा सा गुरु भारी, और है ना। और कैसा है, नियामक है, वो तो आपने पढ़ा है पीछे, है ना। तो ऐसे ये जो है इष्टम में ते गुण, ये जो इष्टम गुण, ये जो गुण है, इष्ट अभिष्ट जो गुण है, स्वीकृत जो गुण है, इनकी वृत्ति कैसी है, बोले अर्थतः प्रयोजनतः, प्रयोजन के आधार पर कैसी वृत्ति होती है इनकी, बोले प्रदीपवत वृत्ति, प्रदीपवत दीपक के सदृश की वृत्ति होती है, अर्थात दीपक के जैसा इन पर व्यवहार होता है, दीपक के समान ही व्यवहार करता है। परस्पर एक दूसरे से विरोधी है, तीनों का विरोध है आपस में, सत्व रजतम तीनों का विरोध है ना। कभी सत्व वृत्ति जिसकी अधिक है उसके साथ आप बिठा के देखिए तमोगुण रजोगुण वाले को, जमेगी 2 मिनट में एकदम, तो वो खुद मर जाएगा या उसको मार देगा। एक सत्व वृत्ति वाला और एक तामसिक वृत्ति वाले व्यक्ति को एक कमरे में बंद कर दो, बचेंगे कोई एक, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या है, एंटी है, विरोधी है। जैसे वर्तिका और अग्नि,
लेकिन यदि मध्य में तैल और ये सब मिलकर के एक साथ करे तो प्रकाशित करते हैं वस्तुओं को, क्योंकि एक दूसरे के पूरक भी है वो। ठीक है सर, अभी हम लोग पीछे पढ़ के आए ना, क्योंकि इनकी जो वृत्ति है वो कैसी है पंडित? जी अन्योन्य अभिभव, अन्योन्य आश्रय, अन्योन्य जनन, अन्योन्य मिथुन, ऐसी इनकी वृत्ति है। ये पढ़े ना हम लोग, वही बात है। जी ठीक है, यही बात आपके टीकाकार ने भी कही है, चाहे तो आप बाद में देख करके उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो महोदय, उसको मैं ज्यादा, हाँ बेटा, यहाँ पर इष्टम है वो पद किसके साथ लेना है? वृत्ति के साथ या फिर सत्व गुण के साथ? ये वो समझ में प्रकाशकम नहीं आता इष्टम, है। हाँ अरे इष्टम तो अंतिम अन्वय करो ना उसका, है ना, गुरु वर्णकमेव, ऐसे करके लास्ट में जब अन्वय करके लाओ, गुरु वर्णकमेवम, गुरु वर्ण का एव, ये गुरु वर्ण वाले जो है ना, ये सब सारे के सारे गुण, है ना, ये क्या होते हैं पंडित जी? एते गुणाः इष्टम, अर्थात ये सब गुण अर्थतः प्रयोजनतः, है ना, प्रयोजन के कारण कैसे होते हैं? प्रदीपवत व्यवहारम कुर्वन्ति, प्रदीपवत व्यवहार करते हैं, दीपक के जैसा व्यवहार करते हैं। लास्ट में लाके अन्वय कर दो उसका इष्टम का। ठीक है, जी जी, हम्म, धन्यवाद। देखो यहाँ कहीं अन्वय किया हो, कहाँ किया इन्होंने? ये नीचे लिखा तो अन्वय इनका, ये है ना, इष्टमेते गुणा, देखो नीचे किया ना अन्वय, यही होगा ही उसमें, कोई ऊपर भी तो कोई वो नहीं है उसका ना, जी चाहे तो प्रत्येक के साथ कर लो इसका, है ना, सत्तम लघु प्रकाशकम इष्टम, रजः उपष्टकम चलम इष्टम, ऐसा करके, ऐसा है, अभीष्ट है, सम्मत है, हमारे अनुसार है ऐसा, है ना, तमः गुरु वर्णकम एव इष्टम, ऐसा है ना, ये ऐसा मोटे करके सबके प्रत्येक के साथ साथ योग है। कर सकते हैं। देखो यहाँ बता भी दिया उन्होंने, त्रिगुण जिस प्रकार से, देखो त्रिगुण है ना, दिखाया दीपक बना के एकदम जला करके दिखाया ना, ऐसे होता है। जी ठीक है सर, ये मैंने वहां बता दिया आपको, कैसे तैल वर्तिका और वो तीनों मिल करके अग्नि, है ना। अब अपने में इतना डिटेल में नहीं आता है ना, जेआरएफ में, मतलब इतना ये सब यहाँ से सामान्य प्रश्न बनते हैं, इतना डिटेल में नहीं बनते, इसीलिए मैं ज्यादा पदों पे जो जहां मुझे लगे हुए स्पेसिफिक है तो वहां मैं चर्चा करूंगा, बाकी इतना डिटेल में नहीं आता है इसमें। ठीक है, ठीक। बाकी प्रश्न के माध्यम से अपने कर लेंगे, जो बचेगा उस पर विचार। ठीक है जी, चलिए अगली कारिका देखते हैं। अगली कारिका पढ़िए पंडित, पढ़िए पढ़िए फटाफट से। अविवेक्यादेः सिद्धि त्रैगुण्यात् विपर्यात् भावात् कारणगुणात्मकत्वात् कार्यस्य व्यक्तमपि सिद्धम्। और कोई पढ़ने वाला नहीं है? और किसी को नहीं पढ़ना आता है? मैंने कल बोला था बदल बदल के पढ़ा करो, और कोई को पढ़ना नहीं है क्या? ये बाकी सब विद्वान समझते हैं अपने आप को। क्यों जी? समझ आता है इसमें? ये बहुत छोटा काम है पढ़ना ये। चलो आपके अनुसार से छोटा होगा ना? क्यों जी? सर मेरे साइड बहुत शोर। सबके साइड थोड़ी ना होगा फिर, जितने लोग हैं बाकी, गजब लोग हैं, मुख बधिर होके बने बैठे रहते हैं, सुनते रहते हैं केवल। चलो अब कह रहे हैं भैया, देखिए लास्ट में आपने देखा, इस कारिका में ध्यान दिया कि अविवेक्यादि ही सिद्धि त्रैगुण्यात् तद विपर्यय अभावात् कारण गुणात्मकत्वात् कार्यस्य अव्यक्तम अपि सिद्धम। अब पूर्व में आप केवल अव्यक्त पे कितनी चर्चा करके आए थे? केवल मात्र आपने जल्दी जल्दी में निकल गए आप 8वीं 9वीं कारिका में, आप केवल 8वीं कारिका में छू करके निकल गए बस। क्या कह करके, क्या कह करके निकल गए? जो क्या गुण चर्चा कारण हुई में थी? होता है वही कार्य में भी होता है। सत्कार्यवाद से पहले क्या चर्चा हुई थी हमारी? सूक्ष्म में आप हैं?
सूक्ष्म होने के हाँ, सौक्ष्म्यात् अनुपलब्धि न अभावात, बोले अत्यंत सूक्ष्म होने से उसकी अनुपलब्धि है, न कि अभाव। अभी तो कार्य तो उसके उपलब्ध होते हैं, है ना, कार्यतः तद उपलब्धि, कार्य से उसकी उपलब्धि होती है, इतनी बात है। ये बात तो है ना हमारी, ये तो हम पढ़ के आए पीछे। तो उसी, अब उतनी चर्चा हुई थी हमारी, उससे आगे तो चर्चा हम किए भी नहीं थे। अब उसी चीज को यहाँ पे उठाया जा रहा है कि भैया चलो ठीक है, आपने उस समय तो भाग के निकल गए, अब तो आराम से बैठे हो, अब समझाओ हमें कैसे आपका ये अव्यक्त है, अव्यक्त है ये बताइए हमें, कार्यतः वो कैसे सिद्ध है, उस चीज की चर्चा करने आ रहे हैं। ठीक है, उदाहरण समझ में आ गया कारिका का क्या चर्चा हो रही है यहाँ पे? जी आवाज आ रही है मेरी? जी सर आ रही है। जी सर आ रही है। हाँ, ठीक है। वही कह रहे महतत्वादी इस अव्यक्त के कार्य हैं, आप लोग पढ़ के आए पीछे, सत्कार्यवाद का सिद्धांत इन्होंने दिया था कि कार्य सत होता है, कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति पॉसिबल ही नहीं है ना, उत्पत्ति नहीं हो सकती। अतः प्रधान जो आपकी प्रकृति है, जो आपका अव्यक्त है यानी प्रकृति है, प्रधान है ना, उसके रूप कारण की सिद्धि उसी के अनुकूल उसकी सिद्धि होती है। तो अभी उसको सिद्ध करना चाहिए आपको, तो उसको सिद्ध करने के लिए आगे कारिका दी जा रही है। तो पहला प्रश्न तो यही बन जाता है कि इस कारिका के द्वारा किसकी सिद्धि की गई है ना, कौन सी कारिका इसमें, ऐसा करके पूछ लिया जाएगा आपसे। ठीक, चलिए अब देखते हैं। उदाहरण समझ में आ गया होगा, समझता हूँ। तो जब तक उदाहरण ही समझ में ना आए तो क्या मतलब है कारिका पढ़ने का ना। उदाहरण से भी प्रश्न कई बार सीधे सीधे बन जाता है। ठीक है जी। तो क्या कह रहे हैं, त्रैगुण्यात, किससे पंडित जी? त्रैगुण्यात, अभी आपने पीछे पढ़ा, एक कारिका 11 नंबर हम लोग पढ़ के आए, जिसमें क्या लिखा था, त्रिगुणी, अविवेकी, विषयी, सामान्य, ऐसा लिखा था ना? जी जी लिखा था ना? उसी को उठा रहा है वो, उसी वही चीज उसके दिमाग में है, वही चीज उसके दिमाग में है। बोले जो त्रिगुण है ये बताओ कहाँ रहते हैं, क्योंकि पुरुष के अंदर तो आपके त्रिगुण रहते नहीं है। ये त्रिगुण कहाँ रहते हैं? व्यक्त और अव्यक्त दोनों में ही रहते हैं। अविवेकी कौन है? 11 नंबर कारिका याद करना, याद आ गई है ना सबको? जी जी कौन जी है सर याद है। ये त्रिगुणी, अविवेकी, विषयी, सामान्य चित्र, कौन है ये आपके? ये कौन है? व्यक्त ये और व्यक्त और अव्यक्त है ना? ये व्यक्त और अव्यक्त है ना? यदि मैं कह दूं कि व्यक्त नाम की कोई चीज होती नहीं है, अव्यक्त मैं कह दूं कि अव्यक्त नाम की कोई चीज ही नहीं है, यानी प्रकृति नाम की कोई चीज है ही नहीं, मैं ना मानूं प्रकृति को, तो फिर तो वो क्या प्रश्न कर रहा है पता है? वो ये कह रहा है अच्छा चलो ठीक है, नहीं मानोगे आप, मत मानो, तो ये बताओ कि जो त्रिगुण और अविवेकी है, ये त्रिगुणी कौन है, अविवेकी कौन है? कोई है? कोई तो होगा ना। ये त्रिगुण कहाँ रहते हैं? जो अभी दो कारिका में पीछे आप चर्चा किए हैं, 12-13 में, वो त्रिगुण रहते कहाँ हैं जिनकी चर्चा की है? इसी के अंतर्गत तो रहते होंगे, क्योंकि पुरुष में तो रहते नहीं, पुरुष तो त्रिगुणी है कि नहीं? बोलो, वो तो विवेकी है, तो ये किसके अंदर रहता है? कोई तो होगा ना, बताओ कौन होगा वो? बोले आप कह दो चलो व्यक्त के अंदर रहेंगे, अव्यक्त नहीं है तो अव्यक्त से तो इतना थोड़ी ना हमारा नहीं है अव्यक्त, हम व्यक्त में मान लेंगे। तो बेटा व्यक्त भी तो कहाँ से जन्म ले रहा है? व्यक्त भी, व्यक्त का आविर्भाव कहाँ से हुआ है? व्यक्त मतलब, प्रकृति व्यक्त से। मतलब 23 तत्व। महदादी ये भी तो महदादी भी तो कहीं से जन्म लिए, कहाँ से लिए? ये भी तो अव्यक्त से उत्पन्न हुए ना, आविर्भाव हुआ है ना, उत्पन्न तो होता ही नहीं है, खैर आविर्भाव हुआ है ना इनका भी। हम्म, जी क्यों जी? बताओ, प्रकृति से आविर्भाव। जी सर। बताओ बताओ, कहीं से तो उत्पन्न हुए हैं ये। है जी? अव्यक्त होता है कि नहीं होता है? प्रकृति जी जी ठीक है जी। अब घटाओगे कारिका तो अब घट जाएगी आपसे। देखिए क्या कह रहा है वो, त्रैगुण्यात, अर्थात ये जो अविवेक्यादि ही सिद्धि ही, त्रैगुण्यात तद विपर्यय अभावात। अब देखिए अविवेकी कौन है, त्रिगुणी कौन है? हम्म, बोलो, अव्यक्त आवाज आ रही है मेरी? प्रकृति और व्यक्त। व्यक्त और अव्यक्त है कि नहीं? है कि नहीं ऐसा? है महोदय, जी बोलो यार, हाँ यार, तो बोलो। है है? है महोदय। हम्म, ठीक है।
उसके विपरीत, अब पुरुष के अंतर्गत तो वो रहते नहीं, पुरुष के अंदर तो उनका तो विपर्य अभाव, तो उसके विपरीत वो पुरुष में रहते नहीं, क्योंकि पुरुष में उनका अभाव है। वही बात तो कह रहा है, देखो अविवेक की आदि सिद्धि त्रैगुण्यात विपर्य अभाव। विपर्य मतलब उस व्यक्ति अव्यक्त के विपरीत कौन हो गया, इन दोनों के व्यक्त अव्यक्त के विपरीत कौन था, पुरुष। उस पुरुष में उसका अभाव है, पुरुष में रहते नहीं। वही तो नीचे देखो, नीचे समझो, त्रैगुण्यात अविवेक्यादेह धर्माणम, ये त्रैगुण्य अविवेकी सामान्य जो 6 धर्म थे उनकी सिद्धि पुरुष में तो होती नहीं, क्योंकि पुरुष में तो अभावात, उसके विपर्य में अर्थात प्रकृति के विपर्य यानी पुरुष में तो अभाव है, उसका थोड़ा घुमा के बता रहा हूं, उसमें तो अभाव है। बात समझ में आ गई। तो इनके कारण क्या सिद्ध होता है पंडित जी, इनके कारण क्या सिद्ध होता है, बोले अव्यक्तम सिद्धम, और समझ लीजिए, बोले कार्यस्य कारण गुणात्मकत्वात्, और कार्य में हमें ये गुण दिखते हैं, क्योंकि प्रकृति में तो आपको दिख नहीं रहा है। आपने देखा प्रकृति को, न मैंने देखा, किसने देखा है, किसी ने नहीं देखा, लेकिन हमारे अंदर तो दिखते हैं ना ये त्रिगुणी वगैरह गुण, हमारे अंदर तो दिखते हैं। अब ये बात बताइए मुझे कि यदि आपका आटा, वही मैं आ जाता हूँ फिर आपके खाने पीने पे लेकर के, क्योंकि आसानी समझ में आ जाती खाने पीने की चीजें। आटा यदि गेहूं का है तो गेहूं के आटे से मक्के की रोटी बना लोगे आप, आटा गेहूं का है तो नहीं। मक्के की रोटी बना लोगे? नहीं सर। नहीं बना पाओगे पंडित। या मक्के के आटे से बाजरे की रोटी बना लोगे? नहीं बना पाओगे पंडित, क्योंकि जो गुण कार्य में, अब यदि रोटी मक्के की है, रोटी काय की है पंडित जी, रोटी काय की है, मक्के की है, तो आटा भी इसके लिए क्या लिया गया होगा, आप आटे रोटी देख करके आटे का अनुमान लगाओगे ना, सिद्धि कर दोगे ना कि हाँ आटा भी मक्के का ही रहा होगा। रोटी की क्वालिटी अच्छी है, हम जब देखते हैं कि वस्तु की क्वालिटी अच्छी, तो इसका मतलब उसका जो प्रोडक्शन रहा होगा, जहां से उसका जो उसका प्रोडक्शन हाउस होगा, जहां से वो प्रोडक्ट आया है, वो बेटर होगा, अच्छा रहा होगा कहीं ना कहीं, है कि नहीं। अच्छे घी को देख करके हम अच्छे दूध का अनुमान करते हैं कि नहीं करते, कि दूध बहुत अच्छी क्वालिटी का रहा होगा, अच्छी गाय का दूध रहा होगा, बढ़िया है, बताइए, करते हैं ना। जी वही कह सर। रहे कार्यस्य कारण गुणात्मकत्वात्, क्योंकि कार्य में ही, कार्य के कारण गुणात्मकत्वात्, कार्य में जो है कार्य के अंदर जो गुण रहते हैं वो कारण के ही गुण रहते हैं, कार्य कारण का ही अनुगमन करता है। बात समझ आ रही है? जी सर। है ना। कारण गुणात्मकत्वात् कार्य से, ऐसा कर लो, उल्टा कर लो उनमें, ऐसा कर लो, कारण गुणात्मकत्वात् कार्य से, क्योंकि कार्य जो होता है कार्य के कारण गुणात्मक होने के कारण, क्योंकि कार्य के अंदर ये सारे गुण प्रकृति के अंदर ये सारे दिखते नहीं है। कौन से अविवेकी और त्रिगुणी इत्यादि जो भी धर्म है आपके 6 के 6, वो इसके अंदर तो दिखते नहीं है, पुरुष के अंदर उनका अभाव है, लेकिन कार्य के अंदर तो दिखते हैं ना, कार्य के अंदर मतलब 23 तत्वों के अंदर तो दिखते हैं, और दिखते हैं तो कार्य जो है वो कैसा है, कारण गुणात्मक होता है, इसीलिए अव्यक्तम सिद्धम, इससे प्रकृति हमारी सिद्ध हो जाती है। बस बात समझ में आ गई, ठीक है जी। तो अब यहाँ से जी कितने, सर। किस प्रकार से कितने संभावना है प्रश्न बनने की इस कारिका से, वो भी चर्चा कर देता हूँ आपसे। सबसे पहला प्रश्न क्या बनेगा कि अविवेक की आदि सिद्धि त्रैगुण्याति किसके अंतर्गत हो रही है, तो आपकी अविवेक की इत्यादि की सिद्धि जो है त्रैगुण्यात किसके अंतर्गत हो रही है, प्रकृति के अंतर्गत। पीछे कारिका में आप पढ़ के आए। अब कह रहे हैं विपर्य वाली जो चर्चा हो रही है, विपर्य भावात, बहुत डीप जाके पूछेगा, तो कारिका दे देगा ये आपको ऊपर वाली लाइन सीधी सीधी, और पूछ लेगा ये विपर्य करके किसकी चर्चा की गई है, तो विपर्य कौन है इसका, इनका विपरीत कौन है, पुरुष है, विपरीत कौन है, पुरुष है, पुरुष। ठीक है, पुरुष में उसका अभाव रहता है इन धर्मों का, ये बताया भी मैंने नीचे, उसमें से भी अन्वय में से देख के अन्वय में भी बताया आपको समझा करके, ठीक है ना। बात समझ आ गई। और ये कार्य से कारण गुणात्मकत्वात्, ये किसका सिद्धांत है अथवा किसकी सिद्धि में लिया गया है, ये पूछा जा सकता है। हम्म कारण गुणात्मकत्वात् कार्यस्य, इसके आधार पे, इस न्याय के आधार पे, इस उदाहरण के आधार पे किसकी सिद्धि की जा रही है, तो अव्यक्त की सिद्धि की जा रही है, ठीक है। अव्यक्त। ये पूछा जाता है कार्य कौन है, कारण कौन है, यहाँ पे तो आप बता पाएंगे आराम से कि जो व्यक्त है वो कार्य है, और कारण कौन है, अव्यक्त हो गया आपका, ठीक है। तो 23 तत्वों के आधार पे जी। प्रकृति की सिद्धि की जा रही है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें, 3 4 तरह के प्रश्न बनने वाले थे, मैंने सारे के सारे बता दिए, ठीक है। अब भैया इसके बाद भी जी। आप एग्जाम में गलत करके आओ, तो फिर अब क्या किया जा सकता है, इसका कोई उपाय है इसका, बताओ। प्रत्येक कारिका पे टाइम लेकर के एक एक संभावना व्यक्त करके बता रहा हूँ आपको मैं, कि यहाँ इस प्रकार से, और इससे बाहर प्रश्न बनेगा भी नहीं, बन सकता है आप बताओ, नहीं बनेगा भाई, नहीं बन सकता है, क्या कहूं इस मैं बार आपसे, बताओ। पुरुष
इस बार पुरुष का पूछा था सर कि माध्यस्थ कौन है। अभी आगे पुरुष आ जाएगा तो पुरुष में भी चर्चा कर लूंगा। जब प्रकृति पे चर्चा कर रहा हूँ तो पुरुष पे चर्चा करूंगा, ये आगे आने तो दो। या पहले की नहीं है, पिछली बार जब पढ़ाए थे। एक एक चीज पे चर्चा कर रहा हूँ। जी सर, हुआ था वही बताया। चलो देखो ये बात बता रहा है, त्रिगुणात्मक कौन है आपका? सुख दुख मोह, ये जो मोह स्वरूप त्रिगुणात्मक है, इसका स्वरूप कौन है? तो प्रकृति है, पंच, ये जो आपका जो सब महत आदि है, ये त्रिगुणात्मक है। इनका अविवेक, अब ये जो त्रिगुणात्मक इत्यादि है ना, वो उसके विपरीत कौन है? अविवेकी आदि जो धर्म है, उनके विपरीत कौन है? त्रिगुण्य भाव और विवेकत्व आदि कहाँ रहते हैं? पुरुष में। उसके विपरीत पुरुष हो गया। पुरुष में। ये तो बताया था अभी पीछे कारिका में, यही पूछा जाएगा आपसे, यही पूछा जाएगा वहां कारिका में। बहुत सिंपल नहीं प्रश्न पूछा जाएगा, घुमा के थोड़ा सा वही पूछा जाएगा आपसे। ये जो त्रैगुण्य अविवेक के आदि है ना, इन धर्मों का विपर्य जो है वो कहाँ है? समझ में आ रही बात? उनके विपर्य की सिद्धि कहाँ होती है? तो वही होती है, याद रखना। ठीक है, ठीक है जी। जी सर। जी सर। अब देखिए थोड़ी अवतरणिका देख लेते हैं, फिर उसका चलते हैं आगे। कह रहे अन्वय व्यतिरेक की अनुमान, अभी वही किया ना हमने, है ना? अन्वय व्यतिरेक की बताया, ये थोड़ा सा ध्यान नहीं रहा, चलो बताने का अब बता देता हूँ। तो वहां जब हम लोग सिद्धि कर रहे थे उसकी अव्यक्त की, तो कारण गुणात्मकत्वात् कार्य से सिद्धि, कार्य है तो कारण होगा, तो अन्वय व्यतिरेक की अनुमान लिया था ना हमने। सीधे जी। तो सत्कार्यवाद के सिद्धांत के द्वारा अव्यक्त की सिद्धि की थी। ये भी प्रश्न बन सकता है आपसे कि अव्यक्त की सिद्धि में, है ना, कौन अनुमान लिया जाता है? तो एक तो वो तो बात है ही आपका, कौन सा अनुमान लिया जाता है? पूर्ववत शिष्टता, सामान्य तो दृष्टता, बताया सामान्य तो दृष्ट, है ना? हाँ, सामान्य तो दृष्ट में अन्वय व्यतिरेक की अनुमान की सहायता और सत्कार्यवादी के सिद्धांत के द्वारा अव्यक्त की सिद्धि होती है। वन लाइनर में एकदम लिख लो इसको, इससे 2-3 प्रश्न बिल्कुल एकदम सीधे सीधे निकलेंगे एक लाइन में ही। समझ रहे? इससे बाहर कुछ नहीं जाता, है ना? अब कह रहे अग्रिम जो 2 कारिका है, इनमें क्या किया जाएगा? अलग अलग तर्क प्रस्तुत किए जाएंगे, है ना? और सृष्टि के कारण, मतलब सृष्टि का जो ये सृष्टि जितनी बनी है, ये 23 तत्व है, इनका कारण अव्यक्त ही है। ठीक है, और उसकी कैसी कार्यशैली है, इसको आगे हम बताने जा रहे हैं, जिससे क्या होगा? अव्यक्त की सिद्धि होगी। ठीक है सर? जी सर। जी। समझ में आ रही है मेरी बात सबको, आपको? आ रही है सर। जी सर, आ रही है। तो पढ़ दीजिए कारिका फटाफट से। ये पढ़े। पढ़ो। भेदानां परिमाणात् समन्वितः प्रवृत्तेस्तु शक्तितः ते कार्य आवाज कट रही है बेटा। भेदानां परिमाणात् समन्वयात् शक्तितः प्रवृत्तेश्च कारणकार्यविभागात् विभागात् वैश्यरूपस्य कारणमस्त्याव्यक्तं प्रवर्तते त्रिगुणतः समुदयाच्च परिणामतः सलिलवत् प्रतिगुणाश्रय विशेषात्। देखिए अभी कह रहे हैं अव्यक्तम अस्ति, कारणम अव्यक्तम अस्ति। कारण रूपी जो अव्यक्त है, पहले यहां से उठा के लाइए, कारण रूपी अव्यक्तम अस्ति। अरे सारी चीजों का कारण कौन है? अव्यक्त है, प्रकृति है ना, नेचर है ना, तो अव्यक्त कारण है। बात समझ में आ गई इतनी? ठीक है जी, अव्यक्त कारणम अस्ति। ठीक, अब वो क्यों है, इस चीज की सिद्धि 5-6 उदाहरण देंगे, तो उनके कारण उनके द्वारा ये करेंगे। ठीक है जी, इतनी बात में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है? पहला दिया भेदानाम परिमाण, पहले गिन लो। ठीक है ना? भेदानाम मतलब जो इसके भेद है भाई, कौन भेद है? इसके भेद कौन है? अरे जो आपके 23 तत्व है ना, ये 23 तत्व, ये 23 तत्व क्या हमेशा एक जैसे रहते हैं? ये विपरीत नहीं होते क्या? बदलते नहीं है, इनमें बदलाव नहीं आता है क्या? है? उत्पन्न होते हैं, फिर जाते हैं, फिर विलय होते हैं, फिर उत्पन्न होते हैं, होता है नहीं होता ऐसा? बोलिए। होता अब है। ये कहाँ से होते हैं, कहाँ से इनका आविर्भाव होता है, कहाँ तिरोभाव होता है? तो कहीं तो होता होगा ना इनका आविर्भाव और तिरोभाव।
क्यों जी? कहीं ना कहीं तो विपरीत होते होंगे, बदलते होंगे, हैं? जी सर। कहीं तो बदलते होंगे, बताओ बताओ। जी सर। हम्म, बस यही बात कर रहे, भेदानाम परिमाणात, है ना। और इनका कोई जो परिमाण निश्चित है, इनका मतलब ये सीमित है, तो ये कहाँ से है? कोई तो होगा ना इनके परिमाण को निश्चित करने वाला, इनकी सीमा को निर्धारित करने वाला। हम्म, तो इनका कौन है? ये कहाँ से उत्पन्न हो सकते हैं भाई? हम्म, तो इनका कोई ना कोई तो कारण होगा। तो बोले हाँ, अस्ति ना, अव्यक्तम कारणम अस्ति, इनका अव्यक्त नाम का एक कारण है। ठीक है, तो पहला हेतु घटा, पहला हेतु घटेगा भैया, है? जी सर। बोलो। अरे आप जब घट जी को सर। देखते हैं, आप घटपट को देखते हैं, घट को देख करके आपको मृत्तिका का अनुमान होता है कि नहीं होता है, कि हाँ कोई तो मिट्टी का पिंड रहा होगा जिससे घट बना है? दिखता है क्या आपको? रास्ते में चलो मिट्टी का ऐसा ढेर लगा है, क्या आप उसमें घड़े दिखाई देते हैं? मिट्टी के ढेर में नहीं दिखाई देते ना? दिखाई देते हैं? अरे नहीं नहीं दिखाई सर। देंगे भाई। हाँ हाँ, नहीं। है। लेकिन घड़े में मिट्टी जरूर दिखाई देती होगी। क्या ये कोई मिट्टी का ढेर रहा होगा, नहीं। है? मृत पिंड रहा होगा, विपरीत होकर घट बन गया। हम्म, तो उसका परिमाण निश्चित है कि हाँ इतनी मिट्टी रही होगी, इतना मिट्टी पिंड रहा होगा, तो उससे ये मृत्तिका का पिंड रहा होगा, उसका ये विपरीत होके ये बना है। तो वही कह रहे हैं, जो भेद है तेईस तत्व, उनके परिणाम अर्थात उनके जो सीमा, उनका जो सीमा है, उनके परिमित होने से हमें निश्चय होता है कि हाँ अस्ति अव्यक्तम कारणम, अर्थात अव्यक्त नाम का कोई कारण है। ठीक है, बात समझ में आ गई इतनी? बोलो हाँ कि ना? जी भैया आ गई। आगे समन्वयात, दूसरा हेतु क्या दिया पंडित जी? बोले भेदानाम, भेद का अन्वय कर दो, भेदानाम समन्वयात, भेद का अन्वय सबके साथ करना है। भेदानाम परिमाणात, फिर भेदानाम, समन्वयात। ठीक है, बात समझ में आ गई? भेदानाम क्या बोले? समन्वयात, अर्थात सभी में एक समान धर्म है ना। अब वो कहीं ना कहीं सब एक जगह रहते हैं, यद्यपि पृथकत्व है, सब सब अलग अलग है ना। विशेष नामक धर्म जब आप पढ़ते हैं अध्याय में, तो वहां आपको बताया जाता है विशेष है जो प्रत्येक द्रव्य को एक दूसरे से अलग करता है, लेकिन कहीं ना कहीं समन्वय है उनमें, है। अब वो समन्वय किसके कारण है? कोई तो है ऐसा, ये जो 23 तत्वों में समन्वय है, समन्वय बिठाए हुए है। क्यों जी? हम्म, क्यों पंडित? कौन है? हम्म, अव्यक्त है। अरे यद्यपि पदार्थ अलग है, जल अलग है, ये सारी चीजें अलग अलग है ना। हम्म, बोलो। जी सर। जी जी। द्रव्य गुण कर्म सब सब अलग अलग है ये सब, लेकिन तदपि कहीं ना कहीं एक जगह रहते हैं। तो उनका समन्वय रखने वाला, उनमें एकता रखने वाला है, वो कौन है ऐसा? कोई तो होगा ना। क्यों जी? वही जी। धर्म में पदार्थों में साम्य रखने वाला है, कौन है? बोले अस्थि कारणम अव्यक्तम, एक अव्यक्त नाम का कारण है उनका, है कि नहीं। अरे एक पिता के 5 पुत्र हैं, पांचों पुत्रों का स्वभाव अलग अलग। कोई अच्छा बढ़िया एकदम प्रोफेसर बन गया है, कोई बढ़िया साइंटिस्ट बन गया है, कोई एक्टर बन गया, कोई रिपोर्टर बन गया, कोई न्यूज वो वाला क्या बोलते हैं उनको, ये बन गया, नेता बन गया कोई, है कि नहीं। एंकर। मतलब MP MLA बन गया कुछ, कोई रिपोर्टर। डकैत, चोर, कोई चोर बन गया, कोई डकैत बन गया। एक पिता के 5 संतानें थी, लेकिन यद्यपि उनके गुण धर्म अलग अलग है, अलग अलग उनके व्यवहार रहे, अलग अलग उनकी व्यवस्था, लेकिन कहीं ना कहीं तो वो एक जगह है ना। कोई तो है तार जो उनको एक जोड़ी है, ऐसे ही यहाँ भी, है ना। तो भेदों में समन्वय है उनमें, अर्थात वो एक है, इसका मतलब उनका पिता सबका रामलाल ही है ना, अर्थात उनका पिता कोई एक है। ठीक है, कौन है वो? बोले अस्थि कारणम अव्यक्तम, अव्यक्त है। बात समझ में आ गई सबको? ठीक है जी। जी जी। सर। हम्म, ठीक है। अब कह रहे हैं आगे,
बोले भेदानाम शक्तितः प्रवृत्तेश्च, बोले इन सब की जो प्रवृत्ति है वो कहाँ से होती है पंडित जी? बोले ये जैसे मान लीजिए बहत है, बहत अपने जैसे किसी को उत्पन्न करेगा, है ना, है कि नहीं? आवाज आ रही है? जी सर। इनका जो प्रवृत्ति निमित्त है, इनका जो प्रवृत्ति निमित्त है, इनमें इनकी जो प्रवृत्ति है, जो है ना, शक्तितः जो इनकी प्रवृत्ति हो रही है, शक्ति से जो इनकी प्रवृत्ति हो रही है भेदों की, ये भी बताती है कि हाँ अस्ति कारणम अव्यक्तम, जैसे ये उत्पन्न हुए वैसे आगे करेंगे चीजों को अपने अनुकूल। ठीक है जी, है ना, समझना की बात? वो शक्ति सब में आगे जाती जाएगी, शक्ति की प्रवृत्ति के कारण प्रत्येक में वो प्रवृत्त होगी शक्ति, तो शक्ति की प्रवृत्ति से हमें पता पड़ता है कि अस्ति कारणम अव्यक्तम, जो इनमें लाके भेजा है यहाँ तक। ठीक है, आई कह रहे कारण कार्य विभागात, कारण और कार्य में भेद है। ये कार्य है अर्थात इनका कोई ना कोई कारण रहा होगा, तो सामान्य तो होगा नहीं। अरे नदी, झरना, पहाड़, पर्वत, इतना बड़ा बड़ा सब कुछ है, हिमालय इतना बड़ा एकदम, ये रेगिस्तान इतना बड़ा, ये पूरा पृथ्वी, कौन इसका कारण रहा होगा? ये कार्य जब इतना है तो इसका कारण कोई और भी बड़ा होगा ना, तो अस्ति अव्यक्तम, उसको हम डिफाइन तो कर नहीं सकते कौन है वो, तो है कोई अव्यक्त, तो इससे भी सिद्धि होती है अव्यक्त की। ठीक है सर, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? बोलो। जी सर। आ रहा है, आ रहा है सर। सबको समझ में आ जा रहा है ना अच्छे से? जी महोदय। हम्म जी। और क्या कह रहे हैं? अगला क्या बोले पंडित जी? वैश्वरूपस्य अविभागात, वैश्वरूप्यस्य अविभागात। ठीक है जी, अब क्या होगा जब सारी चीजें उत्पन्न हुई है, तो विलय कहाँ होगा, ये जाएगी कहाँ? जिस समय प्रलय होगा, प्रलय होगा, ये सब मानते हैं। जिस समय प्रलय होगा ये सब कहाँ विलीन होगा? हिमालय कहाँ जाएगा? इतनी बड़ी नदियां और समुद्र कहाँ जाएंगे सब? क्यों जी? क्यों जी? ये जो वैश्वरूप्य है, वैश्वरूप्य मतलब विश्वरूप शब्द है, विश्वरूप जितना दिखाई दे रहा है विश्व का समस्त, है ना, इससे क्षय प्रत्यय करोगे आप स्वार्थ में। ठीक है, तो विश्वरूप बनेगा। तो ये जो वैश्वरूप्य है, जितना दिखाई दे रहा है आपको प्रपंच, ये प्रपंच कहाँ होगा? कहीं तो इसका विभाग होगा, कहीं तो ये लय होगा, कहाँ जाएगा ये? तो जिसमें समाएगा वही अस्ति कारणम अव्यक्तम। समझ गया पंडित जी? है ना? जी सर। अव्यक्त की सिद्धि के कितने हेतु दिए इन्होंने? कितने हेतु दे दिए? वेदानाम परिमाणात्, वेदानाम समन्वयात्, वेदानाम शक्तिता प्रवृत्तेश्च, वेदानाम कार्य कारण विभागात, और वेदानाम वैश्वरूपस्य विभागात। ठीक है, ये सब आपके हो गए। तीनों के साथ वेदानाम का अन्वय कर लेना, नीचे करो चाहे मत करो, लेकिन ऊपर तीनों के साथ करना तो अच्छा अन्वय बनेगा। ठीक है सर, इतनी अन्वय क्लियर हुई सबको? ये बताओ मुझे फटाक से पहले तो, अरे बोलो भाई फटाफट से। हो गया सर। नहीं, वो 10 रूपक भी देखना है, वैसे भी यार लेट हो गए 15 मिनट। तो क्लियर हो गया ना अन्वय सबको इतना? आगे देखें, हो गया। आगे आओ तो। जी तो जी इतना सब होने के कारण वैश्वरूपस्य, वही एक बार और बता देता हूँ, भेदानाम परिमाणात्, भेदानाम समन्वयात्, भेदानाम शक्तिता प्रवृत्तेश्च, कारण कार्य विभागात्, और वैश्वरूपस्य अविभागात् अव्यक्तम अस्ति कारणम, अव्यक्त कारण है इन सबका, 23 तत्वों का, अर्थात अव्यक्त नाम की कोई चीज है। ठीक है जी, क्लियर है ना वैसा? हम्म, जी सर। चलिए। जी सर। क्या कह रहे हैं? अब यही जो अव्यक्त है पंडित जी, है ना, एतद अव्यक्तम, ये जो अव्यक्त है जिसको भी सिद्ध किया है, ये त्रिगुणतः, इन तीनों गुणों से, समझे? तीन गुण मतलब कौन? यही सत्वरजतम, इन तीनों गुणों के स्वरूप में। ठीक है, और समुदयात, ये तीनों गुण जब समुदाय अर्थात समूह में, है ना, अपने एक साथ समूह में मिश्र जब मिलते हैं तीनों गुण, तभी तो सृष्टि होती है। सत्वरजतम तीनों मिलेंगे, ये मान लो कि सत्व सत्व रहे, सृष्टि होगी, तमरज नहीं रहेंगे तो। नहीं। कोई एकदम अच्छा सात्विक प्रवृत्ति का व्यक्ति थोड़ी ना गृहस्थी बसाने में प्रवृत्त होगा, वो तो निकल जाएगा हिमालय पे झोला डंडा लेके। नहीं, तो बैलेंस जी किया सर। जाएगा, तो वही कह रहे हैं
ये जो त्रिगुणतः समुदयाच्च, ये जो तीनों गुण है, ये तीनों, ये जो अव्यक्त है, ये अव्यक्त क्या करता है भैया? ये अव्यक्त ही त्रिगुणतः समुदयात है, प्रति प्रति गुण आश्रय विशेषात, है ना? एक एक गुण का आश्रय ले लेकर के पहले एक को फ्रंट पे रखेगा, दो को गौण रखेगा, फिर दूसरे को फ्रंट पे रखेगा, दो को गौण रखेगा, ऐसा करके, है ना? कदाचित सत्व को, कदाचित रज को, ऐसा करके, है ना? प्रति प्रति गुण आश्रय विशेषात, प्रत्येक प्रत्येक गुण के आश्रय का अलग अलग वैशिष्ट्य रखेगा। ठीक है जी, है ना? जैसे और कैसे? बोले सलिलवत परिणमति सलिलवत प्रवर्तते, परिणामतः सलिलवत प्रवर्तते। जैसे विपरिणित होकर के जल प्रवृत्त होता है। सपोज वृष्टि हुई, वृष्टि काल में सब जगह बराबर हो रही है वृष्टि, तो आसमान से बूंद गिर रही है, वो उस पे ये तो नहीं लिखा है कि ये जाके मोती बनेगी, ये जाके विष बनेगी, है, ये जाके अमृत बनेगी, ऐसा लिखा है क्या किसी उस पे? ये जाके किसी की चातक की प्यास बुझाएगी, है, कि ये जाके खारा पानी बन जाएगी, ये कीचड़ के पानी में मिल जाएगी, ऐसा लिखा होता है कि किसी बूंद पे? नहीं लिखा होता है ना। वो तो समान रूप से नहीं। बरस रही है वृष्टि। अब वो जहां गिरेगी ये उसका अपना वो है, उसी प्रकार से और अलग अलग नाम उसके हो जाते हैं, है ना? बोले यथा सलिल अर्थात जल जैसे परिणमति प्रवर्तते, परिणित होकर के विपरिणित होकर प्रवृत्त होता है, उसी प्रकार से ये जो आपका अव्यक्त है, तद अव्यक्तम, है ना, तीनों गुणों के समुदाय से प्रति प्रति गुण आश्रय विशेष होकर के प्रवर्तते। ठीक है, क्लियर है? जल के अनुकूल सलिलवत, जल के जैसे, है ना, जल के जैसे, जैसे जल अलग अलग स्वरूपों में विपरीत होता चला जाता है, उसी प्रकार ये भी परिणामतः प्रवर्तते। कौन? अव्यक्त। ठीक है, तो आपसे यहां से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं? तो ये पूछा ही जाएगा, इसका सीक्वेंस आ सकता है लगाने को, फिर कह रहा हूं इसका क्या आ सकता है पंडित जी? क्रम आ सकता है लगाने को कि इसका क्रम क्या है, कौन सबका? तो कारिका आपको एकदम मस्त याद होनी चाहिए, मैं बार बार कह के चल रहा हूँ, कारिका याद रखिएगा। ठीक, दूसरा आपसे ये पूछा जा सकता है कि कौन में से है, कौन में से नहीं है ना? अव्यक्त की सिद्धि में एक अ बढ़ा देने से ही, संस्कृत बहुत डेंजर लैंग्वेज है, एक अ घटा देने से, एक अ बढ़ा देने से अर्थ बदल जाता है, तो इस सब का बहुत ध्यान रखना है ना? नए आदि के अन्वय का बिल्कुल एकदम ध्यान रखना है। ठीक है जी, यहाँ अविभागात की जगह विभागात कर देगा, वैश्वरूपस्य की जगह पे अवैश्वरूपस्य कर देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है जी, शक्तितः प्रवृत्ति कर देगा जी प्रवृत्ति सर। की जगह पे, तो इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, जी सर। जी। है ना? असमन्वयात कर देगा, कुछ भी कर देगा, आप गड़बड़ा जाएंगे और आप चक्कर में आ जाएंगे उसके, आप जहां से फंस जाएंगे। ठीक, तो इसका एक ही उपाय है कि कारिका को रट लीजिए। समझा आपने लिया, अब रटने में आसानी हो जानी चाहिए। समझने के बाद चीजें आसान हो जाती है रटने में, तो मैं ऐसा आशा करता हूं आपसे। ठीक है, दूसरा, दो प्रश्नों के तीसरा प्रश्न क्या बन सकता है? तीसरा प्रश्न ये बन सकता है पंडित जी कि प्रति प्रति गुणाश्रय विशेषात सलिलवत कह परिणमति, है ना, विपरिणित प्रवर्तते। कौन है ऐसा कि अपने आश्रय गुण भेद से, है, सलिल के जैसा विपरिणित होगा? कौन? ये पूछा जा सकता है, कौन विपरिणित होगा? तो बताइए कौन होगा? अव्यक्त। 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 अब जैसे उत्तर यहाँ आ रहा है ना आपका, ऐसे ही उत्तर परीक्षा में आना चाहिए। ठीक है, समझ गए जी पंडित? सर। जी नहीं, बहुत माता। कूटे जाओगे, बहुत कूटे जाओगे। ठीक है, अब ये सब उन्होंने अपना बता दिया है, किस प्रकार से उसकी सृष्टि की प्रक्रिया चलती है ना? स्पीड नहीं आ रही कारिकाओं में, तो कल से थोड़ा सा स्पीड गेन करेंगे। ठीक है ना? अब पुरुष की सिद्धि की बात आ जाती है। चलिए अब वो देख लेते हैं कि अभी उसमें भी पर्याप्त टाइम जाएगा, कल से थोड़ा सा स्पीड लाएंगे। ठीक है, क्योंकि समझने वाला शुरुआत का क्या था ना, असल में शुरुआत में जो विषय था ना, ये थोड़ा समझने वाला था, यहाँ थोड़ा तेज भी नहीं चल सकते थे, है ना? अब जैसे ही पुरुष की सिद्धि होगी तो आपकी स्पीड आ सकती है इसमें आसानी से। आपको इतना समझने वाली चीजें इतनी ज्यादा नहीं है बट इतनी ज्यादा नहीं है। तो समझ में आ गया इतना? ये सांख्य अच्छे से समझ में आई, कारिकाएं पांच छह जो आज हुई, शायद पांच जी हो गई मुझे सर। लग जी रहा है। सर। पांच तो हो ही गई, नहीं हुई पांच? पांच नहीं हुई ना? कितनी हो गई? पाँच नहीं। हुए। पाँच। पांच हो गई? हाँ, चलो जी हो 11 हुई जाएगा। थी कल। एक मिनट, एक मिनट।
आवाज आ रही भी है? आ रही है सर। समझ में आ गया ना अच्छे से सबको ये जी सांख्य? चलो प्रश्न लास्ट में ले लूंगा मैं ना, लास्ट के 5 मिनट प्रश्न के लिए रखेंगे ना, जो भी शंका समाधान होगा आपका लास्ट में 5 मिनट रखेंगे, ठीक? कक्षा के ओवर होने पे। जी। तो कौन ग्रंथ है हमारा? दशरूपक। कल क्या पढ़े थे एक बार मुझे बता दो जरा फटाफट से, आप लोग याद दिला दो क्या क्या पढ़े थे कल? दो मंगलाचरण पढ़े थे, और बाकी उसमें जो आप बोले थे श्रोता, मतलब क्या पढ़ने का उद्देश्य है, तो फिर श्रोता और फिर ये लेखक का है। कितने प्रकार के जो हमने प्रवृत्ति निमित्त जो बताए थे, कितने प्रकार के बताए गए थे उसमें? पूरा बताओ अच्छे से। दो प्रकार के। 2 प्रकार के। 2 प्रकार के प्रवृत्ति निमित्त थे, एक श्रोता निमित्त और दूसरा लेखक लेखक ने। ठीक है। है ना? तो ये जो कस्यचिदेव कदाचित दया विषयम सरस्वती विदुषा है, घटेऽधिकमपि तमन्यो, ये श्रोता का था। श्रोता का प्रवृत्ति निमित्त था। बहुत सुंदर। चलो चलिए, तो अब आगे अपना प्रवृत्ति निमित्त, मतलब वो बता रहे कि अब हम क्यों, आप प्रवृत्ति, जिन्होंने नहीं देखा भी है, जो पहली बार अभी फर्स्ट टाइम जिनका क्लास है, तो वो लोग कल की रिकॉर्डिंग पड़ी होगी, है ना? आप बता दूंगा अभी क्लास के बाद में कैसे कहाँ से ढूंढना है रिकॉर्डिंग को, तो आप लोग देख सकते हैं वहां जाकर के, ठीक है? रिकॉर्डिंग ढूंढ सकते हैं, तो वहां से आप लोग करेंगे। ज्यादा नहीं, 3-4 क्लास ही हुई है, तो आसानी से आप कवर कर सकते हैं। ये दूसरी क्लास है इस ग्रंथ की, दशरूपक की, ठीक? तो अब 2 कारण होते हैं, एक तो हम कार्य में जब प्रवृत्त होते हैं तो अपने लिए या सामने वाले के लिए, है ना? तो ही कारणों से प्रवृत्त होता है किसी कार्य को करने में। तो सामने वाले का प्रवृत्त तो उन्होंने बता दिया, जो पूर्व श्लोक में बताया। अब हम क्यों प्रवृत्त हुए उसका कारण बता रहे हैं। तो क्या है उसका कारण? क्या है देखिए पंडित बोले, उद्धृत्योद्धृत्य सारम यमखिल निगमान नाट्य वेदम विरंचेहि चक्रे यस्य प्रयोगम मुनिरपि भरतः तांडवम नीलकंठः शर्वाणी लास्यमस्य प्रतिपदमपरम लक्ष्मः लक्ष्मकः कर्तुमीष्टे नाट्यानां किन्तु किंचित प्रगुणरचनया लक्षणं संक्षिपामि। कोई और भी पढ़ सकता है, एक बार पढ़ दीजिए जो पढ़ना चाहे। उद्धृत्योद्धृत्य सारं यम अखिलं निगमनात् नाट्यवेदं विरञ्चिश्चक्रे यस्य प्रयोगं मुनिरपि भरतताण्डवं नीलकण्ठः सर्वाणि लास्यमस्य प्रतिपद अपरं लक्ष्मकः कर्तुमीष्टे नाट्यानां किन्तु किंचित प्रगुणरचनया लक्षणं संक्षिपामि। किसी और को भी बोलने दिया करो, और लोग भी पढ़ना चाहते हैं तो उनको बोलने दिया करो। जी महोदय। कोई पढ़ नहीं रहा था ना महोदय। नहीं पढ़े कोई तब पढ़ो फिर। नहीं पढ़ रही थी, सिंधु जी पढ़ रही थी। तो पढ़ने दिया करो दूसरे लोगों को भी। चलो जी महोदय। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको पढ़ना नहीं आता है, पढ़ा करिए आप लोग, अवसर है यहाँ पढ़ने का। यहाँ कोई ऐसा कोई मेडल नहीं मिलता है, तो ये आप लोगों से पढ़वाया इसीलिए जाता है ताकि आप लोगों का अभ्यास आए पढ़ने का। कितने लोग ऐसे हैं यहाँ आने के बाद उनकी जो झिझक थी वो खुल गई, एक अक्षर खड़े होकर वो मंच पे नहीं बोल पाते थे और यहाँ आने के बाद वो बोलने लगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों के अंदर का जो भय है वो निकले बाहर, ठीक है? तो पढ़ा करिए, बोला करिए ज्यादा से ज्यादा। चलिए, हाँ, अब अपना प्रवृत्ति निमित्त ये पंडित बता रहा है, ठीक है? कह रहे हैं भैया देखिए, इतना महान एक कार्य हुआ है हमारे यहाँ। कौन सा? कौन महान कार्य हुआ है? नाट्यवेद, है ना? नाट्यवेद मतलब नाट्य शास्त्र, 5वां वेद जिसको कहा गया है, आगे पढ़ेंगे अपने, ठीक है ना? आवाज आ रही है मेरी? बोले जी सर आ विरिंची, रही। विरिंची मतलब भगवान ब्रह्मा जी महाराज, है ना? विरिंची कमलासन ऐसा करके उसमें आता है अमरकोश में इनका पूरा, है ना? तो इन्हीं का पर्याय है। विरिंची मतलब भगवान ब्रह्मा। ब्रह्मा जी ने क्या किया पंडित जी? ब्रह्मा विरिंची नाट्य वेदम चक्रे, विरिंची यानी ब्रह्मा ने नाट्य वेद की क्या की पंडित? रचना की। कैसे की रचना?
कैसे की रचना नाट्य वेद की इन्होंने? कैसे की? कोई सहारा लिया किसी का? बोले हाँ लिया ना। किसका? बोले उद्धृत्य उद्धृत्य सारम। बोले सार को उठाया, उठा निकाला, ढूंढ ढूंढ के निकाला है। किसके सार को? किसका? बोले यम, जिस सार को, यम सारम उद्धृत्य उद्धृत्य, किसके सार को निकाला है? कौन है? किसका सार है? हैं? बोले अखिल निगमात। निगम बोलते हैं वेदों को। निगम किसको बोला जाता है पंडित जी? वेदों को। बोले अखिल निगमात अर्थात समग्र वेद से, जितने भी वेद है ना, उन वेदों से यम यानी जो, है ना, यम सारम जिस सार को उद्धृत्य उद्धृत्य निकाला, अर्थात निकाल निकाल करके, है ना, ढूंढ ढूंढ करके निकाला और निकाल निकाल करके विरिंची ही ब्रह्मा नाट्य वेदम चक्रे, नाट्य वेद का रचना की है। इतना अन्वय क्लियर है? यम जी सारम अखिल निगमात समग्र वेद से विरंची ही उद्धृत्य उद्धृत्य नाट्य वेदम चक्रे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा, है ना? अर्थात ऐसा यम नाट्य वेदम वेदेभ्यः सारमादाय ब्रह्मा नाट्य वेदम कृतवन। चक्रे मतलब कृतवन। ठीक है, क्लियर है ना? एक महानता इसकी ये हो गई कि ब्रह्मा ने बनाया और ये वेदों का सार है। एक महानता हो गई। दूसरी महानता क्या है इसमें? बोले यस्य प्रयोगम मुनि अपि। कौन मुनि? भरतः मुनि। बोले जिसका प्रयोग किसने किया? आदि में किसको सौंपा था ब्रह्मा ने बना करके? लोग पढ़ते हैं नाट्य शास्त्र को, तो किसको सौंपे थे वो? किसको सौंपे थे? भरत मुनि। किसको सौंपे थे? बोले हाँ, भरत मुनि को। मुनि को। अच्छा, नाट्य क्या है? नाट्य क्या है पंडित जी? प्रपंच है कि नहीं पूरा? कि लाओ ये नायक लाओ, नायिका लाओ, मंचन कराओ उनसे, है ना? क्या प्रपंच है ना? नाटक कंपनी खोलना है। थोड़ा सा आप ऐसा एक्टिंग टिंग कर लो घर पे, तो क्या बोलते हैं सब लोग? बोले जाओ नाटक कंपनी में भर्ती हो जाओ, है, नाटक कंपनी ज्वाइन कर लो। बोलते नहीं बोलते है? तो कितना जी मतलब सर। एक डाउन, उसको निम्न स्तर का बताया जाता है ना, एक्टिंग एक्टिंग को निम्न स्तर पर ले दिया जाता है। लेकिन ये क्या कह रहे हैं? मुनि ही अपी। बोले वो मुनि होते हुए भी यस्य प्रयोगम भरतः चक्रे, चक्रे का अन्वय कर लेना यहाँ पे, है ना? भरतः मुनि ही अपि यस्य प्रयोगम चक्रे। भरत मुनि होते हुए भी जिसका प्रयोग करते हैं, दूसरी महानता हो गई। तीसरा, तीसरी महानता क्या पंडित जी? हम्म बोले नीलकंठः यस्य तांडवम, है ना, नीलकंठः तांडवम और शरवाणी लास्यमस्य कृतवान। बात समझ आ गई? बोले जिसके लिए भगवान नीलकंठ ने तांडव किया और भगवती ने क्या किया पंडित जी? लास्यमस्य कृतवान, लास्य नृत्य किया। लेकिन नृत्य और नृत्य दोनों में अंतर है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे, दोनों अलग है। नृत्य आप लोग सुनते होंगे, जो लोग पुराने हैं वो लोग जानते होंगे, नृत्य और नृत्य। समझ आ गई बात पंडित जी? जी है ना? नृत्यम कामस्यम। समझ आ रही बात? आवाज आ रही है मेरी? जी सर, आ रही है। हाँ सर आ रही है। हम्म जो एकदम ताल लय पर आश्रित होके किया जाए उसको क्या कहा जाता है? नृत्य। तालाश्रय नृत्य। ठीक है, आगे पढ़ेंगे आप सब, आगे आएगा सारा कुछ। ठीक है, चलिए अब देखते तो आगे समझ में आएगा सब, है ना? तो भगवती ने क्या किया पंडित जी उसके लिए? लास्ट से किया। अन्वय इतना समझ में आ गया सबको? तीसरी विशेषता हो गई, है ना? तीसरी विशेषता हो गई ना यहाँ तक तो, जी। है ना? हाँ। बोले ऐसे इतने महान उस नाट्य वेद का, ऐसे नाट्य वेद का, है ना, अपरह प्रतिप कह कर तुम इष्टे लक्ष्मण। बोले उसका ऐसे मतलब उसके प्रतिपद का, प्रतिपद मतलब उसके एक एक पद का, एक एक अंग का,
एक एक पॉइंट का। ऐसे महान नाट्य वेद के, ऐसे नाट्य जो नाट्य वेद है ना पांचवा, वैसे महान नाट्य वेद का लक्षणम, लक्ष्म मतलब लक्षणम, उसका लक्षण पर्याय कौन, कहा कर्तुम इष्टे, कहा कर्तुम इष्टे अपरम, कौन उसका दूसरा व्यक्ति कोई लक्षण करने का प्रयास कर सकता है? कर सकता है क्या कोई? हम्म? कहा परम कर्तुम इष्टे, कोई नहीं कर सकता भाई। कौन करने का चेष्टा करेगा उसको? क्लियर हो गया इतना? लेकिन कोई नहीं कर सकता भाई, है ना? आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर। जी सर। लेकिन क्या कर रहे हैं पंडित, और क्या कह रहे हैं? कोई कर नहीं सकता, लेकिन तदपि विरोधाभास देखिए, कोई कर नहीं सकता लेकिन फिर क्या कर रहे हैं? लेकिन किंतु, लेकिन किंतु परंतु बंधु, लेकिन तदपि क्या कर रहा हूं मैं? बोले एक किंचित प्रगुण रचनाया, ये मेरी जो रचना है कैसी है? किंचित प्रगुण रचनाया, कुछ कुछ इसमें वो चीजें हैं, कुछ ऐसे थोड़े थोड़े से प्रगुण यानी प्रकृष्ट गुण मैंने उसमें लिए हैं, है ना? उस रचना के द्वारा, है ना? रचना या रचना के द्वारा, तृतीया है ना? ठीक है? उस रचना के द्वारा, जो प्रकृष्ट रचना है, उस प्रकृष्ट रचना के द्वारा नाट्यानाम, नाट्य के है, लक्षणम संक्षेपामि, नाट्य के इन लक्षणों का मैं संक्षेप में व्यवहार करूंगा, अर्थात उनका उद्धरण में करूंगा अपने इस ग्रंथ में। ठीक है सर? तो अन्वय क्लियर हो गया होगा पूरा एकदम? बोलिए हाँ कि ना? जी सर। जी सर। सरक धरा वृत्त है, सिंपल सी बात है। ठीक, वही बात है, सारी की सारी नीचे लिखी है ना? हरः तांडवम बुद्धतम नृतम कृतवान, लास्यम सुकुमार, लास्य मतलब सुकुमार नृत्य को पार्वती ने किया था, है ना? तस्य ऐसे सामस्तेन लक्षणम कर्तुम, कहा शक्ता, ऐसे महान ग्रंथ का, है ना, उसके प्रत्येक अंग का अपरम कहा लक्षणम कर्तुम इष्टे, कौन कर सकता है? कौन करने में समर्थ है? शक्ता मतलब समर्थ है। तो मैं क्या करता हूँ? बोले उसके किंचित प्रगुण रचना, अपनी किंचित प्रगुण रचना के द्वारा उसे नाट्य ग्रंथ के एक आदेशस्य, है ना? एक आदेश मतलब इतना बड़ा नाट्य ग्रंथ है, उसके एक आदेश मतलब 10 रूपों का, बस खाली के 10 रूपक, है ना? उनका संक्षेप में वर्णन करने में जा रहा। ठीक है सर? क्लियर हो गया अपनी ये बातें? नाट्य शास्त्र का प्रकरण ग्रंथ है ना? हाँ, एक ऐसा कह सकते हैं, कह सकते हैं। ठीक है? जी भैया। क्लियर सबको? जी सर। अब देखिए एक चीज दी है, अब इसको देखते चलते हैं, जो ऐसी पॉइंट मिलते हैं उनको देखते चलते हैं ना। कह रहे हैं कारण और अंगहार के विषय में बता रहे हैं। करण और अंगहार, कह रहे हाथ पैर इत्यादि को व्यवस्थित करने का क्रम क्या कहलाता है? करण कहलाता है। हस्तपाद समायोगो नृत्यस्य करणम भवेत, है ना? हस्तपाद समायोगो नृत्यस्य, म्यूट करके बोल लिया करिए एक दो बार, कुछ दिमाग में संस्कार बनेगा। हस्तपाद समायोगो नृत्यस्य करणम भवेत, और कलात्मक ढंग से अंगों का विक्षेप एकदम व्यवस्थित तरीके से, है ना? वो भरतनाट्य वगैरह दिखते होंगे, है ना? अंगहारो अंग विक्षेप, इसको हम लोग अंगहार बोलते हैं। ठीक है? व्यवस्थित तरीके से अंगों का विक्षेप क्या कहलाता है? अंगहार कहलाता है। ठीक, अब एक शंका यहां दिमाग में आती है कि भैया एक बात बताइए, जब नाट्यवेद जैसा महान ग्रंथ जिसकी इतनी विशेषता है, जिसको भगवान स्वयं ब्रह्मा ने बनाया, भरत मुनि ने जिसका मंचन कराया है, भगवान शिव का इसमें तांडव है, भगवती का लास्य है, ये सारी चीज जिसमें विद्यमान है, ऐसे महान नाट्य वेद में जब इस नाट्य इत्यादि विषय का जो आप करने जा रहे हैं, 10 रूपक इत्यादि ग्रंथ इत्यादि विषयों का भी एकदम अच्छे से एक एक अंग का वर्णन उसमें जब हो चुका है, तो आप ये नया ग्रंथ करके कौन सा नया काम कर रहे हैं? उसी पे लेकर के कॉपीराइट नहीं आ जाएगा? है, यदि ब्रह्मा जी कॉपीराइट मार दिए तो नहीं होगा? जी सर। प्लेगरिज्म आ जाएगा आपके में, है? पृष्ठ पेषण ही हुआ ना ये तो। जी। ये क्या कर रहे हैं आप? पृष्ठ पेषण कर रहे हैं, पुनरुक्ति कर रहे हैं। कॉपीराइट आ जाएगा, प्लेगरिज्म में चले जाएंगे अंदर, नहीं? तो ये क्या आप कर रहे हैं? ये कोई नया काम कर रहे हैं आप? तो पहले प्लेगरिज्म दूर कीजिए। तो देखिए वो सबसे पहले वो क्या लिख रहा है? प्लेगरिज्म को खत्म कर रहे हैं, है ना? तो वही कह रहे हैं, विषय के प्रसक्तम, एक विषय होने के कारण, नाट्य का और इसका विषय एक होने के कारण पुनरुक्ति आ रही थी, उसका परिहार कर रहे हैं।
क्या कह रहे हैं परिहार में? व्याकीर्णे मंद बुद्धीनां जायते मति विभ्रमः तस्यार्था तत्पदैस्तेन संक्षिप्य क्रियतेञ्जसः जसा। क्षम्यता, पढ़ दीजिए एक बार कोई। देखो ना, पढ़िए पढ़िए। व्याकीर्णे मंदबुद्धीनां जायते मतिविभ्रमः तस्यार्थस्य तत्पदैतेन संक्षिप्य क्रियते जना। क्रियतेञ्जसा, अंजसा मतलब सीधे मार्ग से, एकदम, है ना, वक्र मार्ग से नहीं, ऋजु मार्ग से, ठीक है, सीधे मार्ग से एकदम। जैसे वहां पढ़ते हैं ना अपने न्याय में, तो पहले वो अन्वय व्याप्ति बताता है, व्यतिरेक व्याप्ति नहीं बताता है? तो वो पूछता है कि भैया आपने व्यतिरेक व्याप्ति क्यों नहीं बताई? तो वह तर्क भाषा में उत्तर देता है ना कि जो काम सीधे मार्ग से हो सकता है, ऋजु मार्ग से जिस कार्य को हम कर सकते हैं उसको वक्र मार्ग से करने की आवश्यकता क्या? तो वही कह रहे हैं, वही उन्होंने अंजसा करके लिया। अंजसा मतलब ऋजु मार्ग, है ना, सीधा रास्ता एकदम। स्वाभाविक सी बात है कि रास्ता टेढ़ा मेढ़ा होके कहीं पहुंचाता है आपको, और एक रास्ता एकदम सीधा सीधा जाता है, तो कौन सा रास्ता पकड़ेंगे? सीधा रास्ता ना, वही बताया जाता है। तो क्या कह रहे हैं देखिए, बोले आपकी बात ठीक है, पुनरुक्ति आ सकती थी, लेकिन हम क्या कह रहे हैं, बोले अतीव व्याकीर्ण, ये जो हमारा क्या बोलते हैं नाट्य शास्त्र है, नाट्य शास्त्र कैसा है पंडित जी? अत्यंत व्याकीर्ण है। व्याकीर्ण मतलब बहुत विस्तृत है, अतीव विस्तृत है, महत है? तो उससे क्या होगा? विस्तृत है तो अच्छी बात तो है, व्याख्या मिलेगी, अच्छी चीजें मिलेगी। कौन सी मतलब ये गलत बात है? इसमें क्या गलत है भाई? जितना बड़ा उतनी ज्यादा चीज है कि नहीं? हम्म तो बोले बात तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मंद बुद्धि नाम मते विभ्रम जायते, बोले अत्यंत व्याकीर्ण होने से जो मंद बुद्धि लोग थे, हैं, हम लोगों जैसे तो मंद बुद्धि लोग थे, उनको क्या होने लगा पंडित जी? मते विभ्रम जायते, बोले अरे यार, देख के कोई मोटी बुक हो 1000-2000 पेजों की, और एक 100-125 पेजों की पुस्तक हो, कौन सी पकड़ोगे पहले? सिलेबस है आपका वो, कौन पहले पकड़ोगे? बताओ। हम्म बोलो जी, आवाज आ जो रही है मेरी? छोटी मतलब छोटी होगी, जो बोले पहले कम छोटा पेज छोटा है। निपटा ले, पहले छोटा छोटा निपटा ले, तब बड़े पे पकड़े। पढ़ाने वाला भी यही करता है, बोले एक साथ बड़े में उतार दिया तो भाग जाएंगे छोड़ के सब मैदान, है, डर के बच्चा लोग। हम्म डायरेक्ट उनको सिद्धांत कौमुदी या अष्टाध्यायी पढ़ाने लगो तो भाग जाएगा छोड़ के मैदान, इसलिए लघु कौमुदी पढ़ाएगी पहले, है। तो वही कह रहे हैं, तो बोले मंद बुद्धि जो लोग थे उनको मति विभ्रम जायते, अत्यंत व्याकीर्ण होने के कारण, अत्यंत विस्तीर्ण होने के कारण, विस्तृत होने के कारण, है, बृहद होने के कारण उनको मति विभ्रम होता, ठीक है, मति मोह होता था। बात समझ में आ गई? समझ में आ रही बात भैया? जी सर। जी। हम्म। इसीलिए तस्यार्थः, तस्य पद से किसको लेना है? तस्यार्थः, उस नाट्य वेदस्य अर्थः, नाट्य इसी कारण से, तेन कारणेन, है ना, तस्य अर्थात नाट्य वेदस्य अर्थः, नाट्य वेद का जो अर्थ था, तत्पदैहि, उन्हीं के पदों के द्वारा, में कोई फेरबदल नहीं की, उसी के पद उठा के रखे यहाँ पे, है ना, संक्षिप्त क्रियते अन्यथा, बस केवल क्या कर दिया, उसको संक्षिप्त, थोड़ा संक्षिप्त करके, और अंजसा अर्थात ऋजु वृत्तिया क्रियते, अर्थात ऋजु मार्ग से उसको हमने उपस्थापित कर दिया है, बस अर्थ वही है। बात समझ आ गई? अर्थ वही है, पद भी उसी के हैं, बस हमने उसका संक्षेप कर दिया है और उसको सीधे मार्ग में लाके दे दिया है। ठीक है जी, जी भैया। सबको क्लियर होगी ये बात? हम्म जी जी सर। सर। अच्छे से समझ में आ गया ना सबको ये? आ गया भैया। अब कह रहे इदम प्रकरणम दश रूपक ज्ञान ज्ञान फलम, ये जो इस प्रकार से जो बताया आपको, ये सब क्या है? दश रूपक ज्ञान का। अब दश रूपक आप जब पढ़ेंगे तो आपको क्या ज्ञान होगा ये इन्होंने बता दिया, मतलब इस ग्रंथ के जो प्रकरण है, प्रकरण ग्रंथ जो भी है ना, उस प्रकरण ग्रंथ का वो खुद कह रहा, देखिए अभी कोई पूछ रहा था ना कि भैया क्या ये प्रकरण ग्रंथ है इसका, या लक्षण ग्रंथ है, तो नाट्य ग्रंथ का, नाट्य शास्त्र का ये प्रकरण ग्रंथ है, ये वो खुद बता रहा है कि इदम प्रकरणम
दश रूपक ज्ञान फलम। प्रकरण कौन है? ये दश रूपक, इस दश रूपक के ज्ञान का ये फल है। ठीक है, बात समझ आ गई है ना? अब पूछा जाए आपसे कि ठीक है दश रूपक ज्ञान का ये फल, ठीक है बता दिया आपने, लेकिन दश रूपम किम फलम है? दश रूपकों का ज्ञान होगा, अच्छी बात है, लेकिन दश रूपकों का क्या प्रयोजन है ये तो बताओ मैं, कि दश रूपकों का क्या मतलब है, ये क्या लॉजिक है इसमें दश रूपक में? प्रकरण का तो फल बता दिया आपने, लेकिन दश रूपक का क्या लॉजिक, क्या है? हम्म, आवाज आ रही है मेरी? जी भैया आ जी रही सर। है। जी ये पूछा गया हमसे पंडित जी। अब ये आपको कल बताएंगे, कल थोड़ा सा स्पीड रखेंगे और समय से आएंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है ना? चाहे तो 10-15 मिनट इधर बढ़ा भी सकते हैं, कल से बढ़ा लेंगे। अब किसी का कोई प्रश्न है आप लोगों में, किसी प्रकार का कोई प्रश्न? हाँ चलो, रिकॉर्डिंग वाली बात थी, रिकॉर्डिंग वाली बात मैं दिखा देता हूँ। स्क्रीन दिख ही रही होगी मेरी आपको ना? ऐसे जाएंगे जब आप यहाँ, ये खुलता है आपके सामने और बैक चले जाते हैं। चलो, ये इंटरफेस खुलता होगा जब एप्लीकेशन खोलते होंगे, दिख रहा है ऐसा करके? भाई आवाज आ रही है मेरी? स्क्रीन दिख रही है? जी ये इंटरफेस खुलता होगा, तो सबसे पहले आपको जाना है इसी में, ये जो बैच है आपका यही है ना? यहाँ आ जाना है, ये वाले में। मेरा तो वह है, तो बहुत ज्यादा दिख रहे होंगे आपको, 2-4 ही दिख रहे होंगे, इसी में 4-5 ऐसे दिख रहे होंगे, तो आपको सबसे पहले इसी को ओपन करना है। तो इसको ओपन करेंगे तो ये वाला इंटरफेस खुल जाएगा आपके सामने, है ना? अटेंडेंस, स्टडी मटेरियल, होमवर्क, टेस्ट। अभी टेस्ट कोई अपलोड है नहीं, तो टेस्ट जब भी आपको मिलेंगे वो यहीं मिलेंगे। ठीक है, फिर अगला जो आता है ये आ जाता है आपका रिकॉर्डिंग का। ठीक है, तो इसी को आप जब ऐसी क्लिक करेंगे सीधे यहाँ पे आपकी ये रिकॉर्डिंग खुल जाएंगी। ठीक है, जो एकदम सीक्वेंस वाइज आपके पड़ी हुई है। ठीक है, बात समझ आ गई? ठीक है जी, जी समझ में आ गई बात सबको? ठीक है, यहां से आप उसको देख सकते हैं, जी है ना? डेट वाइज और सीक्वेंस वाइज वो पड़ी हुई है। और कोई किसी का प्रश्न, कोई शंका किसी की, किसी प्रकार की? नहीं है? चलो कोई बात नहीं। सुबह 5 बजे उपस्थित रहेंगे सभी। सही है, जिन लोगों की जो कक्षाएं छूटी है जी वो अपनी कक्षाएं पूरी करें। हाँ, क्योंकि अभी ज्यादा कक्षा नहीं हुई है, और ज्यादा हो जाएंगी तो फिर आपको वो और समस्या होगी, बोझ बन जाएगा आपके लिए। ठीक है, जिनकी कक्षाएं छूट गई है वो उसको कवर करें। ठीक है बेटा? ठीक है जी, रखें? जी सर। प्रणाम प्रणाम मम्मी। प्रणाम भैया। प्रणाम भैया, सबको प्रणाम, सबको प्रणाम, सबको प्रणाम।